What inspired you to be a DJ? मेरी जो म्यूज़िक वाली जर्नी है बहुत ही अर्ली स्टेज से चालू हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे हाथ में हमेशा एक कैसेट रहता ही रहता था। Okay. तो दे नेम्ड मी कैसेट वाले बाबा। What do you think? Why is this generation so much into concerts? सभी कोल्डप्ले है, करण औजला, डिवाइन, ये सब लोगों की फेवरेट आर्टिस्ट। नाउ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम लाइव। लाइव का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन थी आपकी कि इस जॉनर का ही मेरे को म्यूजिक प्ले करना है, ये सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है? यू नो आई लव एनर्जेटिक और अपबीट म्यूजिक, बेस म्यूजिक। How that artist feels क्या है, मैं अब इतना चार्ज करने के केपेबल हूँ। पैरानॉक्स XYZ अमाउंट में बिक रहा है तो बिक रहा है। उसके ऊपर हमने एक लेवल सेट कर दिया कि भाई मतलब इतने में तो बेचना ही है। It happens a lot of time कि वो पर्सन हासिल कर रहा है और रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं बहुत सारे। आई थिंक उसमें वही है कि उस टाइम जो समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है वही करो। एंड अगेन अगर आप थोड़ी बुक्स रीड करोगे या फिर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको गाइड करते हैं। Yes sir, welcome to another episode of the Chat Show, and the guest we have today is one of the G's in the music industry. He is a DJ. He is the Best Electronica Artist Award winner and has been the People's Choice Award winner as well. He has been representing India globally since many years, like around more than 10 years, और जिनका पंजाबी तड़का was featured on America's Got Talent. इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे का पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड करा है is very 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 valuable. Let's hear it out from the man himself. Paranox Music. Welcome to the Chat Show, sir. Thank you so much for having me. All right, so like it has been a very long journey for you Yeah. in the industry. So let's start from that scratch. कहाँ से आपको वो motivation मिला बोलूँ या फिर what inspired you to be a DJ? So मेरी जो म्यूज़िक वाली जर्नी है वो बहुत ही अर्ली स्टेज से चालू हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था इवन कि मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। Okay, early कितना? सो आई रिमेंबर कि जब मैं 3-4 साल का था तब से मेरे को म्यूज़िक का मतलब वो था कि मतलब बहुत एक्साइटिंग लगता था। Okay. एंड मेरे हाथ में उस टाइम कैसेट्स चलते थे, ऑडियो कैसेट्स। तो मेरे हाथ में हमेशा एक कैसेट रहता ही रहता था। एंड जो मार्केट वाले जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं तो मतलब वो भी देखते थे इस बच्चे के हाथ में हमेशा कैसेट रखता है। Okay. तो दे नेम्ड मी कैसेट वाले बाबा। अरे यार। सो वैसा क्रेज था स्टार्टिंग से। एंड इवन मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो स्कूल के एडमिशन्स जब बच्चे छोटे होते हैं एडमिशन के टाइम, तो जब मेरा एडमिशन का टाइम था तो ऐसा था कि प्रिंसिपल रूम तक बच्चे को ऑन योर ओन खुद पैदल जाना पड़ता है। Okay, हाँ. है ना। तो मैं नहीं जा रहा था ऑब्वियसली। तो माय फादर सेड कि इफ यू विल क्लियर द इंटरव्यू तो मैं तेरे को ना कैसेट गिफ्ट करूंगा। हो। फिर मैं गया। अरे वाह यार, मतलब ऐसी कुछ डिमांड थी कि मतलब कैसेट में कोई पर्टिकुलर म्यूजिक ही होना चाहिए या फिर खाली कैसेट भी पसंद है? नहीं म्यूजिक। Okay. एंड इवन जैसे मतलब जब मैं बहुत छोटा था 5-6 साल का भी होऊंगा तब जैसे घर वाले कहीं ले जाते थे कोई फंक्शन में, कहीं पे शादी वगैरह में, तो मैं ऐसा बच्चा था कि मुझे आप स्पीकर के पास बैठा दो एंड फिर जो खिलाना है खिलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं पूरी दुनिया से। तो वो म्यूजिक से कनेक्शन ना उतनी अर्ली स्टेज से था। ऑल राइट, तो मतलब आपका डीजिंग फिर कब से स्टार्ट हुआ? यस तो फिर जो मैं उसको क्यूरोसिटी बोलता हूँ, तो जैसे म्यूज़िक की क्यूरोसिटी थी। जैसे मैंने बहुत अर्ली एज में ऐसे मैं ऑब्जर्व करता था कि जो सॉन्ग्स हैं वो पहले ऐसे जब एंड होते थे तब उनको वॉल्यूम फेड आउट होता था, धीरे धीरे वॉल्यूम खत्म होता था। तो मैं तब से ऑब्जर्व करता था कि यार शायद कोई बंदा होगा जो वॉल्यूम का नॉब ऐसे धीरे करके एंड कर रहा होगा Okay. तो जो क्यूरोसिटी है ना उसी ने मेरे को ड्राइव किया। पहले तो था कि गाना कैसा क्या है और सुनने में मजा आ रहा है। सेकंड स्टेज वाज कि बना कैसे। ऑल राइट। फिर है ना जैसे हम लोग ऐसे फंक्शन में गए थे, कोई तो शादी वगैरह थी, मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखा उस टाइम नया कल्चर स्टार्ट हुआ था भोपाल में कि वहाँ पर डीजेस इंट्रोड्यूस हुए थे शादियों में, और वो पूरा वो पीसी लाए थे, लाइक पूरा CPU कीबोर्ड और वो इतना बड़ा डब्बे वाला स्क्रीन लाए थे उस टाइम। कोई कब की बात है? कुछ ईयर स्पेसिफाई? आई थिंक जब मैं 8-9 साल का था आई गेस, तब की बात है। अभी से कितने साल पहले? आई एम 30 राइट नाउ, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा। बाप रे। ऑलराइट, ठीक है।
फिर आना मैंने देखा यार ये क्या कर रहे हैं, फिर मैंने देखा कि वो कोई सॉफ्टवेयर से एक गाने और 2 गानों को मिक्स कर रहे हैं वगैरह। एंड फिर उसके बाद एक आध साल में, मैं 5th क्लास में था मुझे याद है, 4th क्लास में था मुझे याद है, तो वी गॉट अ न्यू पीसी। एंड सबसे पहले था कि यार वाला सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर था एटॉमिक्स करके था, जो वर्चुअल डीजे जो काफ़ी एक फेमस सॉफ्टवेयर है, उसके पहले का वर्जन था एटॉमिक्स। ओके ओके ओके। फिर हमने ऑटोमिक्स, उस टाइम ऐसा कुछ इंटरनेट वगैरह तो ज़्यादा था नहीं, तो कहीं से क्रैक वैक जुगाड़ करके फिर वो स्टार्ट हुआ। वाओ, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन थी आपकी कि इस जॉनर का ही मेरे को म्यूजिक प्ले करना है, ये सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है? उस टाइम तो पता ही नहीं था, बस ये मज़ा आता था कि वो थोड़ा फास्ट एनर्जेटिक बीट्स रहे। जैसे अभी का भी जो पैरानॉक्स म्यूजिक है वो मेनली अपबीट म्यूजिक है, यू नो, आई लव एनर्जेटिक और अपबीट म्यूजिक, बेस म्यूजिक। और उस टाइम तो इतनी समझ नहीं थी, बस उस टाइम ये थे कि बीट्स उसमें ढिंचक 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 हो रहा है। आपको डांसिंग में इंटरेस्ट था? सॉरी, डांसिंग में इंटरेस्ट था आपको? बचपन में थोड़े बहुत ऐसे डांस किए हैं जो ऐसे हम लोग ग्रुप में ऐसे परफॉर्म करते थे, वो बहुत छोटे छोटे थे, बट ऐसा वो नहीं है कि मतलब परफॉर्म कर लो, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग बचपन में करते थे डांस। ओके ओके, ऑलराइट। अभी ऑडियंस के लिए थोड़ा स्पेसिफाई कर देना, अपबीट म्यूजिक कैसा होता है? अपबीट मतलब जिसमें ढिंचक ढिंचक हो। ओके। आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन अपबीट म्यूजिक। जिसमें एनर्जेटिक हो के हाँ वही, मतलब यू आर लाइक ग्रूविंग एंड मूविंग टू द बीट्स। ऑलराइट। जैसे आप वाइब इन फेस्टिवल में थे, है ना, तो यू वर इन द पैनल विद न्यूक्लिया और उसमें प्रतीक कुहाद भी थे। या राइट। So what do you think कि what makes Nuclear different from all the other DJs in the country? Nuclear has, first of all, shout out to Nuclear because he has been a huge inspiration for artists like me and many others. And I think Nuclear का sound बहुत unique है and वो Indian audience को भी connect करता है, and it has a blend of EDM, electronic music जो Western culture से drive होता है. So it has that perfect flavor, that perfect blend. एंड एक जैसे मतलब मेरा भी स्टार्टिंग से था कि मुझे हमेशा से कुछ स्टैंड आउट करना है, कुछ अलग करना है। तो आई थिंक न्यूक्लिया हैज ब्रोकन दैट जो एक वो रेजिस्टेंस रहता है, तो ही हैज ब्लेंडेड ऑल द इंटरनेशनल फ्लेवर्स विद द देसी ट्विस्ट, सो दैट मेक्स हिम न्यूक्लिया। ऑलराइट, लाइक आई गेस, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, न्यूक्लिया का जो पीक था वो अराउंड 2018-19 में था आई गेस। मे बी। तो अभी क्या लगता है कि मतलब व्हाट मेड पीपल गो क्रेजी अबाउट हिज डीजिंग? हिज म्यूजिक यार, मतलब एंड हिज मतलब जैसे हम वाइबन में भी आई परफॉर्म बिफोर हिम, बट मतलब मैंने उनका सेट भी अटेंड किया, तो उनका सेट बहुत ही किक-एस था, मतलब मज़ा आ रहा था सुनने में, एंड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्टैंड आउट वही कर रहा था। तो वही मेरे ख्याल से फैक्टर है कि इट इज़ डिफरेंट। ओके, तो मतलब जो मार्केट में टेस्ट चेंज होता है लोगों का, लाइक देयर वाज अ पीरियड जब प्रतीक कुहाद और अनुव जैन का जो म्यूजिक जॉनर है वो ज़्यादा सुना जा रहा था। राइट, आई थिंक अभी लास्ट ईयर तक थोड़ा बहुत अच्छा हाइप था। एग्जैक्टली, तो मतलब न्यूक्लिया वाले फेज से वहाँ तक मार्केट आया। तो व्हाट इन्फ्लुएंसेस पीपल, ये टेस्ट कैसे चेंज होता है? देखो म्यूजिक ना, मतलब जो ट्रेंड्स हैं या फिर जो अलग अलग जॉनर्स हैं, वो एक साइकिल होता है। Okay. तो अभी पॉप म्यूजिक बहुत ट्रेंड में है ना, एंड 2021 या 2022 के आसपास ट्रैप म्यूजिक, बेस म्यूजिक बहुत ट्रेंड पे था, एवरीबॉडी वाज डूइंग ट्रैप। अभी लास्ट कुछ महीने तक टेक्नो बहुत हाइप पे था, एंड हिप हॉप भी चलता रहता है कि जैसे गली बॉय आई है ना, तो एवरीबडी वांट्स टू डू हिप हॉप एंड सब लोग रैपर्स बनना चाह रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वो मतलब साइकिल्स आती रहती है, कुछ साइकिल्स रहती हैं वो कुछ महीने सस्टेन करती हैं, कुछ रहती हैं जो ईयरली करती हैं, कुछ रहती हैं कुछ जो क्विक ट्रेंड्स रहते हैं, तो वो घूमता रहता है, वो चेंज होता रहता है। ओके, तो मतलब अगर आर्टिस्ट को कोप अप करना है, लाइक यू बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट और आप इतने सालों से हो इंडस्ट्री में, राइट, तो आर्टिस्ट को सस्टेन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? लाइक उसको पता है कि साइकिल चल रहा है, अभी टेस्ट ये है, अभी टेस्ट ये है, कल को काम नहीं हुआ तो क्या? तो काम मिलते रहने के लिए what should that person do? So I don't think in this way. मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मतलब मज़ा आना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, है ना। तो अगर जिस दिन हमको आर्टिस्ट्री हमें जॉब लगने लग गया ना, उस दिन फिर आप ट्रेंड्स के पीछे भागते रहोगे एंड एक दिन फिर आप बर्न आउट हो जाओगे। एग्जैक्टली।
तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहो, नया नया म्यूजिक सुनते रहो, नए नए आर्टिस्ट जो भी नए नए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो न्यू एज आर्टिस्ट हैं उनके साथ मतलब वो कैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, आपकी ऑडियंस अब जेनजी में शिफ्ट हो गई है, तो जेनजी का क्या टेस्ट है उस पर आप कोशिश करो कि अपना फ्लेवर के साथ आप नया ट्रेंड को वो कर पाओ। एंड वही बात है कि यू शुड हैव फन, मतलब अगर जब तक आपको मजा आ रहा है करने में तब तक जस्ट डू इट, नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं कि यार हर ट्रेंड को आप वही पीछे भागो उसके। ओके, लाइक जैसे अभी ट्रेंड पब्लिक बनाती है ना, ऑडियंस के ऊपर है कि क्या चीज ट्रेंडिंग करवानी है। नाउ पीपल वांट सम सॉर्ट ऑफ जॉनर, बट जो डीजे है जो वो प्ले करना चाहता है उसे पता है कि यार वो ऑडियंस को उतना नहीं भाएगा। नाउ उसको क्या करना चाहिए कि हाँ यार ऑडियंस को भी पसंद आ जाए और एट द सेम टाइम मैं भी एंजॉय करने लगूं। सो जैसे जब मैं अपना सेट डिजाइन करता हूँ ना तो या फिर मैं सेट प्ले करता हूँ तो आई मेक श्योर कि आई एम प्लेइंग व्हाट आई लव, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो एडिंग अ फ्लेवर या फिर सम फ्यू सॉन्ग जिसमें ऑडियंस को भी मजा आ रहा हो, जो ऑडियंस के लिए भी हो। एंड ऑफ द डे एज अ डीजे मेरा काम क्या है? ऑडियंस को खुश करना। Exactly. अगर मैं बहुत वैसे मैं हिप हॉप और इंग्लिश ट्रैक्स प्ले करता हूँ बट अगर मेरा पब्लिक बॉलीवुड है तो वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। आपने कितना भी अच्छा हिप हॉप सेट प्ले किया हो बट एंड ऑफ द डे दे विल बी लाइक भाई मजा ही नहीं आया भाई, तो यू हैव टू कीप दैट बैलेंस। आपको ऑडियंस को भी खुश करना है, आपको उनको एक नया मतलब नया म्यूजिक से भी इंट्रोड्यूस करना है, आपकी ड्यूटी है वो। Exactly. तो बैलेंस इज द राइट थिंग टू डू। Okay, alright. अच्छा, what do you think कि नहीं चलो उधर आने से पहले ये जो अनुव जैन वाला और प्रतीक कुहार का जो म्यूजिक जॉनर है, व्हाट्स दैट जॉनर, मतलब क्या टर्म यूज होगा उसके लिए? यार आजकल ना मतलब जॉनर्स इतने ब्लेंड हो रहे हैं आपस में तो यू कांट रियली नेम लाइक आजकल कुछ भी मिक्स हो रहा है ना। एफ्रो बीट्स है, एफ्रो है उसमें हाउस कर दिया तो एफ्रो हाउस बन गया। अभी जैसे बॉलीवुड और टेक्नो चल रहा तो उसको बॉलीटेक बोल दिया। तो आजकल ना बस वो नाम वगैरह का कुछ सीन नहीं है, बस जो पसंद आ जाए सुनने। म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो R&B हो, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो टेक्नो हो, चाहे वो ट्रैप एंड बेस हो। गुड म्यूजिक इज अ गुड म्यूजिक। अच्छा, नाउ लाइक लोग बोलते हैं कि भाई तेरा टेस्ट अच्छा है म्यूजिक में, तेरा टेस्ट अच्छा नहीं है म्यूजिक में, सो व्हाट्स दैट गुड टेस्ट इन म्यूजिक? सी इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल। आपके लिए कुछ गुड म्यूजिक या बैड म्यूजिक की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। तो फॉर एग्जांपल आई लव अपबीट म्यूजिक या बेस म्यूजिक जिसमें एनर्जी म्यूजिक हो, उस टाइप का वाइब मुझे अच्छा लगता है। बट मेरी वाइफ है, शी लव्स रोमांटिक स्लो उस टाइप के गाने, है ना, तो वो मेरे म्यूजिक को समझ ही नहीं पाती, मैं उसके म्यूजिक को वो नहीं कोप अप नहीं कर पाता। तो इट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। Okay, so now what do you think, why is this generation so much into concerts? वो बहुत अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा people attract हो गए उस चीज़ से। Yes, तो what's making them do that? एक तो ऑडियंस जैसे जेनजी भी है और फिर जैसे पीपल फ्रॉम 30 से 40 वाले भी हैं। एंड अब जो आर्टिस्ट है जो उनके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी कोल्ड प्ले है ना, और अभी करण औजला, डिवाइन, ये सब लोगों के फेवरेट आर्टिस्ट हैं। नाउ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम लाइव का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। आप कोई गाना आपके घर में सुन रहे हो और आप कॉन्सर्ट में सुन रहे हो तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो मे बी जस्ट टू चेज दैट एक्सपीरियंस। बट दूसरी चीज मुझे फोमो भी लगती है। तो जैसे कोल्ड प्ले का भी हाइप हुआ है ना, इतना भाई के टिकट ही नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई डोंट थिंक लोगों को 5 कोल्ड प्ले गाने के सॉन्ग्स भी पता होंगे। तो इधर ये वाला साइड भी है कि जरूरी नहीं जो कॉन्सर्ट्स में आ रहे हैं वो उस आर्टिस्ट के डाई हार्ड फैन है। Exactly. सोशल मीडिया पे फोमो ही सब कुछ डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रेंड चलेगा, कौन से टिकट्स बिकेंगे, कौन सा शो सोल्ड आउट जाएगा, तो मतलब मार्केटिंग एजेंसी फोमो क्रिएट करती है। मे बी जैसे है ना, जैसे कोल्ड प्ले के टाइम पे कुछ पेजेस ने डाला था कि पैसा तो हमेशा आ ही जाएगा, यू कैन अर्न पैसा जिंदगी भर, बट कोल्ड प्ले थोड़ी ना आएगा। ये फोमो क्रिएट करना। तो जिसके अगर 2 दोस्त भी जा रहे हैं उसको लगेगा यार ये लोग भी तो जा रहे हैं और इसने फोमो ही बना दिया, खरीदो भाई, मुझे वो कूल वाले उसमें आना है।
फिर वो दोस्त बोलने लगेंगे कि अरे यार तू नहीं चल रहा कैसा है, हाँ। Coldplay का मिस कर रहा है. Yes, yes. So that yes. happens. So there are many concerts in India, many great artists are coming, but जो FOMO के कारण काफी टिकट सेलिंग हो रही है. मतलब जैसे अभी Coldplay के टाइम पे टिकट्स ब्लैक में भी सेल हुई थी, Yeah. राइट, और उस पे फिर एक्शंस भी हुए. अब हाँ. कितना इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा वो नहीं पता, बट अगेन व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो टिकट्स ब्लैक में ये सेल करी इन लोगों ने, अब आगे अगर कोई कॉन्सर्ट होता है इतने ही बड़े आर्टिस्ट का, या फिर आप बोलो दोबारा Coldplay का होता है ना, उतने ही अगर उसने अमाउंट रखा और उस बार अगर जेन्युइन रखा तो लोग आएंगे या फिर कम हो जाएगा, या क्या ओपिनियन है? I don't know, मेरे ख्याल से तो आएंगे लोग, बिकॉज Coldplay genuinely मतलब बहुत लोगों के का फेवरेट बैंड भी है. मतलब मुझे भी पर्सनली बहुत लाइक आई लव देयर म्यूजिक. सो मे बी Coldplay तो Coldplay यार, वो तो आएंगे. मतलब आई एम टॉकिंग वो जो फोमो वाली बात थी वो मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए जो बस जाना चाहता है बस. बट इट्स गुड ना, बिकॉज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, दे आर गेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस, सो हमारे लिए तो अच्छी बात है. Nice. Okay, like have you ever like personally met Nuclear? बस वो वाइबन के टाइम पे वी मेट, बट वो बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट्स का था. एंड भोपाल में भी ही परफॉर्म, उसके लिए उधर भी मैंने ओपन किया था. 2018 या 19 की बात है. उस टाइम मैं मिल नहीं पाया था क्योंकि अर्ली इवनिंग सेट था मेरा. एंड सेम मतलब जैसे 5:30 बजे सेट था, मैंने 5:30 से 6:30. एंड फिर मेरे फर्स्ट कजिन की शादी थी सेम डे. अच्छा. तो फिर मैंने बस चेंज किया एंड आई. अच्छा, ऐसा कोई आर्टिस्ट जो वेल नोन है इंडस्ट्री में, पूरी कंट्री में, और आपने मिले हो एंड दैट इज इंस्पायर्ड यू अ लॉट? मेनी ऑफ देम यार, मतलब जैसे जाकिर खान. ओके. नाउ व्हाट यू लाइक अबाउट दैट पर्सन द मोस्ट, कि हाँ यार वो इस स्टेज पे है, तो क्या 5 या 4 चीज़ आप बोलना चाहोगे कि हाँ ये चीज़ इनको बनाती है? जैसे पर्टिकुलरली अगर जाकिर खान की बात करो तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे. मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम वीडियोस में देखते हैं वो अलग पर्सन है एंड जिनसे मैं मिला वो बिल्कुल ही अलग पर्सन है. तो वो सिंप्लिसिटी से क्या है, वो अलग ही एक ऑरा क्रिएट होता है पर्सन का. सही है ना. अगर आप मतलब सिंपल हो, आपका माइंड क्लियर है, आप कॉन्फिडेंट हो जो आप कर रहे हो उसको लेके, तो मतलब वो अलग ही फिर बात हो जाती है पर्सनालिटी की. Exactly. तो वो काफी अच्छा लगा मुझे. नाइस. ऑलराइट. जैसे म्यूजिक फेस्टिवल्स है ना, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल बोले सनबर्न तो कंट्री का. नाउ एट व्हाट रेट दीस फेस्टिवल्स आर प्रॉफिटेबल? आई रियली डोंट नो दैट, बिकॉज वो बिजनेस साइड है टिपिकल, एंड मेरा साइड तो थोड़ा आर्टिस्ट वाला ज्यादा है, एंड बाकी तो ये फिर मैनेजमेंट्स के सब चलते रहते हैं. तो मतलब कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ आइडिया आपको, कि अगर एक कॉन्सर्ट कराना है तो अराउंड कितना अप्रॉक्स पैसा लगता है, और उसके बाद कितना अगर अपन एक्सपेक्ट करें कि हाँ यार इतना हो गया तो अपन पैसे निकाल सकते हैं? यार अगेन वो वापस बिजनेस साइड आ जाता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स जितना मुझे पता है. क्योंकि कितना साइज है ऑडियंस का, उस वेन्यू की कैपेसिटी कितनी है, कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है, कितने डेज का है, टिकटिंग है या कॉलेज कैंपस का कुछ वैसा इनाउंस है, या फिर फ्री एंट्री है, या फिर कोई क्लब शो है, क्लब, या फिर क्लब्स में भी आजकल बहुत बड़े बड़े वेन्यूज होते हैं जिनके उसमें आप एक कॉन्सर्ट टाइप का एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बट अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें जैसे एक तो आर्टिस्ट हो गया है ना, एक आपका जो प्रोडक्शन हो गया, जो पूरा स्टेज वगैरह सेटअप करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन हो गया, जो स्पीकर्स वगैरह लगते हैं, लाइटिंग्स का हो गया है ना, सामने आपको पूरा वो अगर आपको डोम में कवर करना है ना, एंड वो आगे वो लगाना है, क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेडिंग करना है. वो वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना. फिर बैक स्टेज वाले का जो पूरा हैंडल करता है मैनेजमेंट, वो अलग रहता है. फिर स्टूडेंट्स, अगर हम कैंपस में परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टूडेंट की साइड से वो रहता है कि जो आर्टिस्ट को लेके आए, हॉस्पिटैलिटी देखे, टिकट्स वगैरह देखे. तो ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बटे रहते हैं. दे ऑल कम टुगेदर एंड डू दीज ऑसम थिंग्स ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट हो. सही. लाइक जैसे कोई वेल एस्टेब्लिश्ड डीजे है कंट्री का, तो व्हाट डू यू थिंक लाइक दैट डीजे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है लोगों के लिए? लोगों के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं हूं
देन मेरा मैनेजमेंट है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम एक दूसरे के लिए जनरेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। फिर वी हायर अ वीडियोग्राफर या फिर कैमरा पर्सन, वो हो गया। फिर वी डू मतलब वो ट्रैवल स्टे का जो वो रहता है वो हो गया आपका। सो आई थिंक हाँ ये हो गया। प्लस अगर आपका टिकटिंग शो कर रहे हो तो जो वेन्यू है या फिर जो एसोसिएटेड पार्टनर है उनके लिए आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हो या फिर वो आपके लिए कर रहे हैं, मतलब सब लोग साथ में एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब दिस इंडस्ट्री इज लाइक डिपेंडेंट कि ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो लाइक इट गोज हैंड इन हैंड के आर्टिस्ट, मैनेजमेंट, प्रमोटर है ना, एंड देन फिर प्रोडक्शन वाला, तो सब लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट में सब लोग साथ में काम करते हैं। ओके, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे अभी के टाइम में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं दैट कैन जस्ट मेक क्राउड गो क्रेजी, लाइक जिसके पीछे पीपल आर लाइक डाई हार्ड फैंस? अगर वो महीने में समझो अगर वो 3 कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं तो दे विल गेट अ क्वाइट गुड नंबर ऑफ क्राउड। सो आर यू टॉकिंग अबाउट द म्यूजिशियंस या फिर आर्टिस्ट इन जनरल? हाँ, म्यूजिशियंस अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, प्रतीक कुंवर और न्यूक्लियर एंड फिर वी हैव दीज बिग नंबर्स लाइक सुनिधि चौहान, she recently started touring again and she recently started doing shows again, and विशाल शेखर है, जुबिन नौटियाल है। तो ऐसे लाइक इंडिया इज सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं एंड हम लोग उन लोगों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सही है, सही। अगर आपके जो कलीग्स से मैं बात करूं जिनका एक्सपीरियंस आपके जितना है या आपसे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम रहेगा, तो आने वाले डेकेड में whom do you see कि like they'll make the crowd go crazy the way these artists are doing? यार आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कोई भी एक अंडररेटेड आर्टिस्ट भी है ना, मान लो कि मुझसे भी कम एक्सपीरियंस है, अभी नया नया है, उसका एक गाना वायरल हो गया, बस खत्म ये। सो इट राइट नाउ द सीन इज के सब लोग एक ही शोर पे हैं, एक ही लेवल पे हैं। बट स्टिल जैसे एक गाना वायरल गया, अगेन वो एक गाना भी कब तक चलेगा? पीपल बोर भी जल्दी हो जा रहे हैं आजकल, तो फिर नया गाना भी तो वैसे ही तुम्हें लाना पड़ेगा ना। हाँ, बट एक गाने से वो इधर से उधर पहुंच गया। जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा नादानिया बाय अक्षत। अक्षत इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड सॉन्ग राइटर एंड ही इज हार्डली आई थिंक 22 23 इयर्स ओल्ड किड। ही इज टूरिंग इंडिया, लाइक पूरा पैन इंडिया टूर कर रहा है। जो आपने वो सुना होगा गड्डियां ऊंचियां वाला जो बंदा है, रार साहब एंड वो प्रोड्यूसर एक है उनके, तो दे आर आल्सो लाइक डूइंग क्रेजी शिट। सिर्फ एक गाना एंड फिर अगर आपको मतलब फिर दूसरा गाना आप दे सको तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर समझो एक गाना चल गया है ना, वो ट्रेंड कर गया ना, सेकंड जो उन्होंने सॉन्ग निकाला है उसके बाद ट्रैक्स आ रहे हैं, वो कोप अप नहीं कर पाए। नाउ इंडिया का मार्केट और कंपैरेटिवली टू द फॉरेन मार्केट, राइट, लाइक यू आर इंस्पायर्ड बाय स्क्रिलेक्स, आपने बताया था ना, और आपने बोला कि स्क्रिलेक्स वाज लाइक गायब बिल्कुल घोस्ट 3 साल तक, और उसके बाद जब कमबैक किया तो अगेन ही टुक द ग्राइंड, है ना। तो सेम चीज अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट करता है, अगर उसका समझो डाउनफॉल आ गया, वो गायब भी नहीं हुआ, हाँ ठीक है 2-4 गाने नहीं चले और वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए गायब है, हाँ। अगर वो दोबारा आता है और वो गाना सेम उसी लेवल का ला रहा है जैसे वो पहला हिट गया था, तो व्हाट्स द पॉसिबिलिटी कि हाँ यार वो वापस उस स्केल पे पहुंच जाएगा, वापस पागल हो जाएंगे लोग? आई थिंक 100% पॉसिबिलिटी है, हिट है। हाँ, एंड फिर आप उस अपॉर्चुनिटी से कितना उसको लेवरेज करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। सपोज अगर आपका गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो गया, सब कुछ हो गया, बट अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया, वो फिर आपकी दिक्कत है, यू नो। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी अगर वो थोड़ा सा अगर आपको मिला है ना, तो उसको आप यूज करो, आप अच्छे अच्छे टूर्स करो, अच्छे अच्छे म्यूजिक और बनाओ, ताकि मतलब जो लोगों में और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड हो, और फिर वो लोग और आपको अच्छे से वो करें, खुद ही वो फिर वो लोग प्रमोट करते हैं। सही है ना। अगर जैसे आपने एक गाना निकाला, फिर आप आराम से बैठे हो, नाम मर के 2-4 शोज कर लिए और आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया, फिर वो मिस कर दिया फिर आपने चांस। राइट, अभी मैं आपका एग्जांपल लूंगा ना, आपका कोई गाना बिल्कुल हिट गया पैन इंडिया, नाउ व्हाट विल यू डू टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल? सो मेरे को कंसिस्टेंट रखना है ऐसे। यस, सो जैसे 2020 में आई रिलीज अ सॉन्ग कॉल्ड पंजाबी तड़का, ठीक है। तो ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा, अब रील्स तो अभी आई है, बट वो मतलब सब जगह फैल गया
जितने भी दिल्ली के टॉप फूड ब्लॉगर्स हैं, शादी में जो ये वीडियोस बनाते हैं, एवरीबडी वाज यूजिंग दैट सेम सॉन्ग. इट गॉट लाइक 1 लाख व्यूज. तो उसके फेसबुक, मतलब पहले मैंने फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम वो चलता था, तो कुछ भी ना करते हुए इट गॉट 1 लाख व्यूज. यूट्यूब पे इट गॉट क्रेजी व्यूज. फिर स्पॉटिफाई आया, स्पॉटिफाई की जितनी भी EDM की टॉप प्लेलिस्ट थी उसमें वो ऐड हुआ. एंड वो क्योंकि वो भी ऐसा था कि इट वाज समथिंग न्यू एंड पंजाबी फ्लेवर विद ट्रैप म्यूजिक एंड पंजाबी वोकल्स, तो वो बहुत एक क्रेजी कॉम्बिनेशन था उस टाइम के. तो वी यूज दैट अपॉर्चुनिटी. वी डिड सो मेनी शोज, सो मेनी टूर्स, एंड वी आल्सो डिड इंटरनेशनल टूर्स विद दैट सॉन्ग, विद दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग. ओके. अच्छा, वो क्या कहता है अपना AGD भी गया था, राइट? हाँ, इट गॉट फीचर्ड ऑन अमेरिकाज गॉट टैलेंट. मतलब उसका तो ऐसा था कि मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था. ओके. तो आपने तो कॉपीराइट वगैरह कुछ इशू नहीं हुआ? नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि गाना रिलीज हो गया, उसके 2-3 साल बाद चलता रहा और भी गाने आते रहे, उसी फ्लेवर के और अलग अलग भी. फिर मेरे को एक फैन का DM आया कि सर योर ट्रैक इज ऑन अमेरिकाज गॉट टैलेंट. क्या बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा ब्रो वेयर. तो उसने लिंक भेजा. देन मुंबई का एक क्रू था, डांस क्रू था, दे परफॉर्म्ड ऑन द सॉन्ग. इट वाज अनबीटेबल, आई गेस. यस, वी अनबीटेबल. एंड वो लोग धारावी से हैं. एंड वो भी वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट का फिनाले था जो वो जीत गए. गोल्डन बजर एपिसोड होता है उनका, वो फिनाले में. हाँ, एंड उसमें वो प्ले हुआ है. एंड मैं व्यूज देख रहा हूँ तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट के ऑफिशियल चैनल पे है, एंड उस पे रफली अराउंड उस टाइम 11 मिलियन व्यूज थे. वाओ. फिर मैंने डिस्क्रिप्शन देखा, मैंने कहा यार कहीं भी मेंशन नहीं है गाने का. अनबोला नहीं था. हाँ, फिर मैंने बोला, फिर मैंने आई गॉट इन टच विद वी अनबीटेबल का जो मैनेज करते थे पर्सन. तो मैंने बोला सर यू यूज माय सॉन्ग एंड देयर इज नो क्रेडिट्स वगैरह ये करके. तो हमारा मूड था कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक मार दें, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और वो लोग इतना धारावी से उठ के उस इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग माय सॉन्ग. सो आई टुक इट द अदर वे एंड आई सेड कि कोई बात नहीं, आप यूज करो, आपका जो कुछ स्टोरी के शॉर्ट आउट है वो दे देना. एंड अभी तो टाइम है सपोर्ट करने का यार. सो इसलिए हमने कुछ कॉपीराइट वगैरह नहीं किए. Alright, so what do you think, is sampling legal या फिर कर सकते हैं? तो वो ना बहुत ही ग्रे एरिया है सैम्पलिंग. एंड अगर सपोज आपने कोई T सीरीज का गाना लिया है ना, एंड उसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन सैम्पल किया है ना, एंड उसको थोड़ा चॉप किया, फिर उसका पिच चेंज कर दिया, उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया, एंड वो एल्गोरिथम ने नहीं पकड़ा, तो ठीक है. पर अगर एट द सेम टाइम कोई सोनी के बंदे ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आप पे कॉपीराइट कर सकता है. ओके. है ना. और इसलिए ग्रे एरिया उसको बोलते हैं. एंड बट हाँ, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है. जैसे एक साइट है सैम्पलेट करके, samplet.ai. तो वहाँ से आप बहुत सारे उनकी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे लेबल्स के कैटलॉग है पूरा. वहाँ से आप कोई भी जो भी आपको गाना रीसैम्पल करना है उसको आप परचेज कर सकते हो. कोई लाइसेंस फी रहती है मिनिमल, वैसे करके आप सैम्पल कर सकते हो लीगली. ऑलराइट. तो मिनिमल फिर भी अप्रॉक्स कितनी फीस होगी उनकी? आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास कुछ है पर ट्रैक. ओके. एंड कोई बहुत पुराना गाना है, सपोज 60s या 70s या 80s का, उसको आप रीसैम्पल करते हो तो इतना आजकल वैसे कोई इशू नहीं आता. ओके. तो लाइक यू हैव वर्कड विद जी कंपनी, राइट? या आई गेस. हाँ, तो जी कंपनी में लाइक काम करने के बाद, फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट काम कर रहा है, डजंट मैटर्स वो म्यूजिक इंडस्ट्री से है किस इंडस्ट्री से, बट उधर काम करने के बाद व्हाट डू यू थिंक कि कितनी अपॉर्चुनिटी आगे काम मिलने की बढ़ जाती है? अच्छा, तो आर्टिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो पॉसिबिलिटी है ना, वो मतलब ऐसा नहीं कि आपने जी पे गाना रिलीज कर दिया तो आप हिट हो गए, अंटिल वो गाना बहुत ही अच्छा खुद से ऑर्गेनिकली रीच हुआ है. तो बस काम, मेरे ख्याल से तो मैं बस काम करो, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, एंड अच्छा म्यूजिक बनाओ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उधर. ओके. तो मतलब जैसे ये बिग ब्रांड्स हैं, जी कंपनी, टी सीरीज, तो इनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है और फिर कितना पे करना पड़ता है, कैसा क्या होता है? ऐसा कुछ कोई फिक्स नहीं है, एंड सबके लिए अलग है. प्रोड्यूसर के लिए अलग है,
सिंगर्स के लिए अलग है, कोई गिटारिस्ट या फिर कोई दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उनके लिए अलग है। तो सिंगर्स के लिए कैसा होगा वो बता। कोई ऐसा ऑनेस्टली कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर इफ मे बी कोई आपका दोस्त हो जो उधर के कोई जानता हो, या फिर मे बी उन्होंने कुछ उनकी रिक्वायरमेंट हो कि हमको ये एक पर्टिकुलर सिंगर चाहिए इस रोल के लिए, तो आप ओपन एप्लीकेशन उन्होंने कर दिया, तो यू हैव टू मतलब हिट एंड ट्रायल है पूरा। ओके। म्यूजिक इंडस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ों का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो हैव यू एवर फेस्ड नेपोटिज्म, जिसके चक्कर में आपका काम कहीं फंसा हो? यार अभी तक तो नहीं, बट मतलब डीजेइंग में ऐसा होता है कि कोई बड़ा मैनेजमेंट है ना, बहुत एकदम खतरनाक वाला, उनके आर्टिस्ट को ज़्यादा चांसेस मिलने की, शोज मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है, कई बार आपका पत्ता कट सकता है। Okay. तो वो हुआ है मेरे साथ, बट मतलब इतना भी नहीं हुआ कि मतलब मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो या फिर वो। एवरीबडी इज फाइटिंग ना, वो मैनेजमेंट भी चाहता है कि उनका आर्टिस्ट उधर रहे, हाँ मेरा मैनेजमेंट भी चाहता है कि पैरानॉक्स परफॉर्म करे, तो वो तो चलता रहता है मतलब। सही है, ऑलराइट। तो जैसे आप कॉन्सर्ट में जाते हो, तो हाउ डू यू रीड योर क्राउड? ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो मतलब इट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जो कैंपस वाला सेट है उसमें शुरू के 2-3 गाने तो मैंने फिक्स करके रखेंगे, भाई दिस वर्क्स फॉर एवरी कैंपस, तो ये तो ठीक है। उसके बाद फिर समझ में आता है क्राउड रीड करके कि यू नो दे वांट टू जंप, अभी वो लोग एक्साइटेड हैं कि यार डीजे नाइट है एंड पैरानॉक्स है, तो यू नो वो इतने एनर्जेटिक हैं, तो वो फिर समझ में आ जाता है उनके रिएक्शन से। फिर थोड़े से आप हिट एंड ट्रायल करके देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो ढिंचक वाले गाने बहुत सारे लगाए या फिर मतलब जस्ट किडिंग कोई पर्टिकुलर जोन के ट्रैक्स प्ले किया है। फिर मान लो कि आई वांट टू स्विच इट टू इनटू हिप हॉप या फिर इनटू ट्रैप, फिर मैंने ट्रैप में स्विच किया, तो फिर समझ में आ जाता है कि वो लोग इतना ले नहीं रहे उस चीज़ को। फिर मैं वापस स्विच करता हूँ, फिर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, फिर वो समझ में आता है हाँ इसमें लोग को मज़ा आ रहा है, तो फिर मैं थोड़े से और कंटिन्यू करता हूँ। तो इस टाइप से मतलब वो क्राउड रीडिंग चलती है। ओके, ऐसे आप क्राउड रीड करते हो, है ना। नाउ अगर आप डीजे प्ले कर रहे हो क्लब में, है ना, क्लब है, कॉलेज कॉन्सर्ट है, या फिर अब रैंडम कोई ऐसी ओपन कॉन्सर्ट है बस, है ना, तो अब इन 3 जगहों में क्राउड कैसे डिफरेंशिएट करता है, मतलब किस किस तरह के लोग फिर बदल के आते हैं? तो जैसे क्लब का जो साइज है, ऑडियंस साइज है, वो ऑब्वियसली बहुत कम रहता है, 150-200 की कैपेसिटी रहती है, और उधर का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डिफरेंट रहता है। जो लोगों का पर्पस है वो अलग रहता है आने का, वो मे बी कुछ वेन्यूज के लिए होगा कि बस आके उनको चिल करना है, एंड म्यूजिक सेकेंडरी है उनके लिए, है ना। कई क्लब्स में ऐसा होता है कि वो लोग डांस करने आए हैं, कुछ सैटरडे नाइट है ना, उस टाइप का। तो पहले आपको पर्पस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप कॉलेज कैंपस है ना, वहाँ पर लोग आए ही आर्टिस्ट को देखने। सही है ना, जो भी उनका फेवरेट आर्टिस्ट है, सपोज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो लोग आए ही मुझे देखना है। अब मेरी ड्यूटी है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। सही है, ठीक है। टिकटिंग शो में वो फिर पैसा खर्च करके आए हैं आर्टिस्ट को देखने। मेरे ख्याल से टिकटिंग और कैंपस मतलब सेम ही रूफ में रहेगा मोर और लेस। तो इस टाइप से आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर यू नो अपना होमवर्क कर सकते हो, एंड फिर अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो। ओके, तो मतलब आप ऐसा प्री प्रिपरेशन या ऐसा कुछ स्क्रिप्टिंग करते हो शो पे जाने से पहले? ऐसा तो नहीं, बट हाँ मैं जैसे मैंने बताया कि कौन कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा क्लब का सेट बिल्कुल अलग है। क्लब में भी अगर मैं बेस म्यूजिक या ईडीएम परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो सेट अलग है। अगर मुझे बॉलीवुड सेट के लिए बुक किया हुआ तो देन आई विल प्ले अ बॉलीवुड सेट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रैंडम वेन्यू रहता है, वहाँ पर आपको नहीं पता कि क्या चलेगा। तो जैसे एक वेन्यू था जिसमें मुझे इनवाइट किया था टू प्ले ईडीएम, बट वहाँ डांस फ्लोर नहीं था, मतलब सिटिंग वाला एरिया था। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं ईडीएम और मतलब अपना बेस म्यूजिक प्ले करूँगा, वो बहुत एनर्जेटिक है एंड लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है, फिर आपको डील करना रहता है, फिर थोड़ा सा स्विच करके एक्सपेरिमेंट करना रहता है। तो वैसा भी सीन रहता है। ऑलराइट, तो जैसे अभी आपने इतनी जगहों पे डीजे प्ले करा, है ना, ऐसा कौन सा
प्लेस था विच वॉज द वाइल्डेस्ट? वाइल्डेस्ट आई थिंक NIT के सूरतकल। ओके, तो कुछ इंसिडेंट्स हैं शेयर करने के लिए? यार मतलब ऐसा था कि मैं सेट प्ले कर रहा हूँ, शुरू के 1-2 सॉन्ग्स तो मेरे को लगते हैं कि जस्ट टू क्योंकि मैं होता हूँ नर्वस एंड वो होता है, आई थिंक सभी को होता है। अगर कोई आर्टिस्ट बोले कि परफॉर्मेंस के पहले कोई नर्वस नहीं होता तो आई डोंट नो क्या है उनका, बट मुझे तो होता है। तो शुरू के 1-2 सॉन्ग्स मुझे लगते हैं कि मैं ऑडियंस पे ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ कई बार। तो उस कैंपस में, उस शो में वही हुआ कि मैंने 2-3 गाने में तो बस देखा ही नहीं, बस मैं थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ उस एम्बियंस से, उस एटमोसफियर से, और फिर मैं कंफर्टेबल हो गया एंड फिर मैं अपने जोन में हूँ। और फिर मैं यूँ देख रहा हूँ, लाइक मैंने ट्रैक मिक्स किया और मैं देख रहा हूँ क्राउड को, फिर मैंने देखा ओ क्राउड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर जैम पैक्ड है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट क्राउड जिसके लिए मैंने प्ले किया है। मुझे नंबर्स भी नहीं पता वो कितनी क्राउड होगी, बट वो बहुत ही क्रेजी शो था। वाओ, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट मेक्स टिकट सेल इन द मार्केट? अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट कराना है तो मार्केटिंग में क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या 1 या 2 या 3 की पॉइंट्स है कि इस पे फोकस कर, अदर देन ऐसा आर्टिस्ट लाना कि जो ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि आर्टिस्ट प्लेज द मेजर रोल, उसके अलावा? आई थिंक वही है सबसे 90% ऑफ द जो फैक्टर है वो यही है कि आर्टिस्ट कौन सा है। Okay. अभी जैसे अगेन हम कोल्ड प्ले की बात कर रहे थे, तो उनको कुछ मार्केटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। हाँ, आप इसमें ये ऐड कर सकते हो जो आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कॉन्सर्ट पे नहीं, टिकटिंग में। जैसे बुक माई शो कोल्ड प्ले को मतलब ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर था, तो फॉर एग्जांपल आप ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर हो तो उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बुक करने में। तो एंड मे बी आपका शायद कस्टमर केयर बहुत स्ट्रांग हो, मे बी आपका एक व्हाट्सएप पे एक आपने बंदा बिठा के रखा हो जो किसी को कुछ भी इशू हो तो फटाक से वो रिसॉल्व करते हैं। मे बी एक पेमेंट्स के लिए एक बंदा हो कि किसी का कुछ अटक गया पेमेंट रिफंड या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो उस इशू का एड्रेस करते हैं। तो मे बी अगर आप वो करोगे तो आपकी मार्केटिंग भी होगी एंड नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तब लोगों का एक गुड फेथ रहेगा आप में कि यार वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको बुक करने में। ओके, तो मतलब जैसे ब्लैक में टिकट सेल होती है, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट इम्पोर्टेंट कि नहीं बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए? आई डोंट नो यार, ये क्योंकि ना कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ना मार्केटिंग तो तगड़ी हो जाती है, वो बहुत जैसा वो नेगेटिव बोलते हैं नेगेटिव मार्केटिंग वो हो जाती है इसमें। राइट। तो अच्छा, ऐसा कभी होता है कि मतलब जो मार्केटिंग एजेंसी होती है वो करवाए जानबूझ के? ऐसा हो सकता है यार, मतलब इंडिया में तो कुछ भी पॉसिबल है ना। पीपल कैन गो वाइल्ड और आप समझ भी नहीं पाओगे कि भाई ये लोग नहीं कराया होगा। तो हो सकता है यार, बिल्कुल। तो मतलब अभी ऐसा कोई आर्टिस्ट आप देख रहे हो जो अभी इंडिया का है ना, इंडिया में वेल नोन है, बट कमिंग 5 years में दैट कैन हिट इंटरनेशनल? दैट कैन हिट इंटरनेशनल, देखो उसके लिए तो मैं ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम लाइक वर्किंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ। बट अगर आप दूसरा आर्टिस्ट की बात करो तो मे बी जैसे किंग है, किंग बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं, रफ्तार तो ऑलरेडी है ही इंटरनेशनल। सो आई थिंक डीजेइंग से ज़्यादा जो लाइव परफॉर्मर्स हैं उनमें से कोई बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो हिट कर सकते हैं इंटरनेशनल। ओके, तो मतलब इंटरनेशनल हिट करने के लिए इंडियन आर्टिस्ट को क्या करना पड़ेगा? बिकॉज कंपैरेटिवली जैसे बाहर के आर्टिस्ट हैं उनका इंडिया अप्रोच करना इज इजी, यस कंपैरेटिवली टू द अपने आर्टिस्ट जो जिनको बाहर जाना है। राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड दे डू? गुड म्यूजिक। अगर मेरा कोई गाना हिट है तो जैसे मैंने बात की थी लेवरेज की, तो आई विल आस्क माय मैनेजमेंट और हम लोग साथ में प्लान करेंगे कि हम अपना लेवल इंटरनेशनल कैसे सेट कर सकें। तो मे बी वी विल ट्राई टू अप्रोच पीपल फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज जो दुबई में हैं, जो यूएस में हैं, जो यूरोप में हैं, एंड फिर हम उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। बट ये तब तक नहीं होगा ऑर्गेनिकली जब तक मेरे पास एक हिट ना हो। अगर मेरा गाना हिट है तो बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। सही है। अगर मेरा गाना हिट नहीं है तो आप कितना भी अच्छा फोटोशूट करा लो, कुछ भी आप बड़े से बड़े मैनेजमेंट साइन कर लो, तो उतना वर्क नहीं करेगा। सही है। तो मतलब जैसे आपको इंटरनेशनल जाना, राइट? तो पहली बात तो आप रेट्स कैसे डिसाइड करते हो अपने कॉन्सर्ट में जाने के लिए कि हाँ यार मेरे को इतना चार्ज करना है? हाउ दैट आर्टिस्ट फील्स क्या है मैं अब इतना चार्ज करने केपेबल हूँ?
देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट डिमांड। ओके अगर पैरानॉक्स XYZ अमाउंट में बिक रहा है तो बिक रहा है, उसके ऊपर हमने एक लेवल सेट कर दिया कि भाई मतलब इतने में तो बेचना ही है और इतना मिनिमम है, इसके नीचे हम नो बोलेंगे सीधा। तो जैसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं जो बोलते हैं कि अरे सर पैरानॉक्स इतने में हमें तो दूसरा आर्टिस्ट मिल रहा है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ चीपर ऑप्शन, राइट? तो आपको फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको वो मैच नहीं कर, अगर आपके वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और वो रेंज में फिट नहीं हो, तो सीधा मना कर। मैं तो यही करता हूँ। अच्छा, तो आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं? मतलब अगर पैसे मतलब ये बजटिंग को लेके, हाँ मतलब जैसे आपको चार्ज कर रहे हो है ना, तो आपके मतलब क्या प्रिंसिपल्स है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर अपने लिए चार्ज कर रहा हूँ है ना, अगर मैं होस्ट करने जा रहा हूँ कोई भी इवेंट, तो मेरे लिए रहता है कि हाँ यार अगर यार इस प्राइस पे पहुंच गया ना, मेरे को लगेगा मैं चीट कर रहा हूँ अपने काम में। मतलब अगर आप ज्यादा आप चार्ज करोगे कम चार्ज करोगे? ज्यादा और कम दोनों में। नहीं, मेरे को ज्यादा में तो नहीं लगेगा कि मैं चीट करूँ। आई वुड बी हैप्पी कि हाँ चलो यू नो मार्केट वैल्यू है मेरी इतनी। एंड देयर आर शोज जिसमें मतलब जो में हम रेगुलर चार्ज करते हैं, हमने उसका 2x या 3x भी चार्ज किया है, हमने अच्छे लाइक वो इवेंट सक्सेसफुल हुए। और ऐसा रहता है कि मतलब आप अगर पहली बार वैसा वो 2x चार्ज कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ यार वैसा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने इतना अच्छा चार्ज कर दिया तो उनकी भी कोई सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। एग्जैक्टली। तो वो अगर आपको अच्छे से आपको पता है तो आप उस पर वर्क करो कि आप उसको कैसे बेसिक एक्सपीरियंस दे सकते हो। एंड एज आई सेड कि ऑडियंस को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो एज अ डीजे, तो ऑडियंस को खुश करना सबसे मेन काम है। ऑलराइट, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, तो व्हाट आर योर डिमांड्स बेसिक? क्या भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए। लाइक हॉस्पिटैलिटी में भी कुछ डिमांड्स होती हैं, आपकी क्या बेसिक डिमांड्स रहती है? तो जैसे हम लोग का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसमें जो भी हमारा रेंज है XYZ अमाउंट वो होगा, फिर आगे चीज़ें होंगी। सही है। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जैसे टेक्निकल में लाइक CDJs 2000 Nexus 2 स्टैंडर्ड रहते हैं, एंड DJM 900 मिक्सर रहता है या फिर 1000। तो ये तो स्टैंडर्ड टेक्निकल वो रहता है, वायरलेस माइक, कॉर्डलेस माइक रहता है। एंड हॉस्पिटैलिटी में 5 स्टार होटल्स रहते हैं, एयर ट्रैवल रहता है। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का एक वो है कि सब लोग इतना तो मिनिमम वो करते हैं। ओके, तो आपने ऐसा कोई वियर्डेस्ट डिमांड कभी किसी आर्टिस्ट की सुनी क्या? बहुत ही ज्यादा भयंकर कर दी यार। मैंने तो जस्टिन बीबर जब आए थे तब उनका सुना था कि भाई उनकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो टेक है वो लीक हुई थी, तो उसमें पता नहीं क्या क्या था। मतलब वो आइसोलेटेड वाटर एंड वो कोकोनट वाटर का पता नहीं कोई पर्टिकुलर ब्रांड का वो था, और वो भी 1-2 नहीं थे, मतलब उसमें क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो पता नहीं वो इतना कंज्यूम कर भी पाएंगे कि नहीं, तो वो बहुत क्रेजी सा है मतलब। तो मतलब ऐसा है कभी आर्टिस्ट जानबूझ के ऐसा करता है कि डिमांड क्या यार मैं ऐसा डिमांड करूंगा तो मेरी क्या वो रेपुटेशन वैसी दिखेगी? हाँ, आई थिंक मतलब कुछ आर्टिस्ट करते होंगे ऐसा। मेरी साइड से मतलब थोड़ा सिंपल साइड ही रखता हूँ मैं, और बिलो भी नहीं रखता और ओवर भी नहीं रखता। एक जो बैलेंस बात है, बैलेंस एक जो वो है वो करता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो जैसे अभी यू आर मैरिड है ना, तो अभी के टाइम पे अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भी बोल रहे तो रिलेशनशिप्स आरंट दैट कंपैटिबल जैसे पहले थे। यस, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इज पार्टनर इम्पोर्टेंट, या फिर जैसा अभी चल रहा है कि नहीं यार कर लेंगे, होना होगा तो होगा, देखा जाएगा? तो शादी के पहले मुझे लगता था कि भाई मतलब अभी तो मैं जितना म्यूजिक कर रहा हूँ, फिर यू नो वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और फिर मेरा फोकस उतना नहीं रहेगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरी पार्टनर इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब शी लिटरली पुश मी कि भाई करो, अच्छे से करो। तो लाइक आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इतनी सपोर्टिव पार्टनर मिली। अब मेरी एनर्जी डबल हो गई है। तो आई थिंक हैविंग द राइट पार्टनर जो इतना सपोर्टिव हो हर चीज़ में, छोटी से बड़ी चीज़ में, स्पेशली जो आपके आर्ट को सपोर्ट कर रहे हो, तो आई थिंक वैसा कुछ नहीं है, मतलब उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी लव मैरिज थी? नो, अरेंज मैरिज थी। ओके, तो मतलब ऐसा शादी के पहले आपको थोड़ा सा डर लगा था कि यार मैरिज के बाद क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर इट विल वर्क और नॉट? बहुत सारे डाउट्स थे यार। मतलब क्योंकि देखो वो भी थोड़ा गैम्बल टाइप का ही है कि अगर आपको अच्छी पार्टनर मिल गई, जैसे मुझे मिल गई है, तो बहुत अच्छी बात है, यू नो। एंड अगर आपको
आपका लक अच्छा नहीं है या फिर जो भी है, आपको सूटेबल पार्टनर नहीं मिला, तो फिर डाउनफॉल, वो पूरा डाउनफॉल में चालू हो जाती है लाइफ पूरी। तो मतलब ऐसा क्या कहते हैं, जैसे मैरिज के पहले आपकी आपस में बात हुई होगी, राइट? हाँ। तो उस टाइम क्या, व्हाट वर यू फीलिंग, क्या एम आई गोइंग राइट, कि अभी भी थोड़ा थोड़ा डर है? यार हमारी मैरिज के पहले ऐसी, मतलब हमारा ऐसा था कि जैसे हमको प्रपोजल आया, फिर मेरी जो भाभी है वो भी जयपुर की, और जो मेरी वाइफ है वो भी जयपुर की, एंड जो मेरी मॉम की साइड है वो भी सब लोग जयपुर के। ओके। तो सब जयपुर था। तो मेरी जो भाभी की फैमिली है वो पहले उनको देखने गए, एंड बहुत सारे म्यूचुअल्स निकल आए। उसके पहले भी बात की तो एकदम ऐसा लगा फैमिली वाली फीलिंग है, तो उनकी तरफ से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ना। एंड फिर हम लोग गए देखने, एंड देन आई एम सिटिंग, एंड उस टाइम भी मैं बहुत वो था कि मतलब सिर्फ मैं देखने जा रहा हूँ, जैसा भी होगा देखेंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ, एंड फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा एंड जो मेरे अभी फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो सब लोग खीखी खाखा करके हंस रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा के आंखों में आंसू हैं इतनी तेज, वो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एंड फिर एकदम वो फीलिंग आ गई कि यार यही तो फैमिली होती है। एग्जैक्टली। फिर आकांक्षा आई, आकांक्षा से मतलब मैं मिला, हम लोग 2 बार मिले, एंड फिर मैं सोच के गया था कि 2-3 ये रेड फ्लैग्स हैं, ये तो मतलब नहीं हुए तो अपन आगे सोचेंगे, अगर ये हुए तो वो फिर उधर ही स्टॉप हो जाएगा। बट ऐसा कोई रेड फ्लैग्स दिखे ही नहीं मुझे, एंड मुझे बात करने में खूब मजा आया, और ऐसा लगा कि यार कर लेंगे, मतलब बढ़िया लाइफ चलेगी, शी इज द राइट पर्सन फॉर मी। तो वो बस वाइब आ गया मुझे, और फिर आई थिंक सेकंड या थर्ड डे, सेकंड डे ही फिर आई सेड चलो बढ़िया, लेट्स डू दिस। ओके, तो मतलब ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन आपने सुना है, या अभी जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हाँ आफ्टर मैरिज ऐसा हो जाएगा, जैसे मुझे ही लगता था। एंड आपकी शादी हो चुकी है? अरे मैं 21 साल का हूँ। 21। तो जब आप उस शादी वाली एज में आओगे, तब मेरे ख्याल से आपको भी वो डर लगेगा कि यार क्या होगा, पार्टनर से मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आजकल जैसे आपने भी मेंशन किया कि इतने सारे वो डाइवोर्स वाले रेशियोज बढ़ रहे हैं, इतने सारे रिलेशन बहुत सारे ब्रेक हो रहे हैं, इवन बहुत पुराने रिलेशंस भी ब्रेक हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत डाइसी रहता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और समझ भी नहीं आता आप क्या करोगे। तो वो तो ऑब्वियसली रह गई शादी के पहले, बट अगर शादी के बाद अगर आप कंपैटिबल हो, अगर वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर जीत गया। Okay, so how important is it to have a partner in life? The right partner is important. right partner. तो मतलब कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आए राइट पार्टनर के बाद? तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे दुनिया में सबसे बकवास और सबसे बोरिंग काम लगता है पैक करना। ठीक है। आकांक्षा को खूब मजा आता है पैकिंग करने में। तो शोज के पहले मतलब मेरा ऐसा रहता था कि अगर मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, तो मैं रात को जब 3 या 2 बजे तक जब तक आखिरी वो नहीं हो रहा था ना, तब तक मैं पैकिंग ही नहीं करता था। फिर जैसे जल्दी में किया पैक, निकल गए एयरपोर्ट के लिए। आकांक्षा ही तो फिर मतलब 1 या 2 दिन पहले से ही पूरा सिस्टमैटिक, पूरा मतलब अगर मेरे आउटफिट्स भी है तो वो भी एकदम रैप सील न्यूज़पेपर के साथ एकदम प्रेस्ड, एकदम बढ़िया। एक एक चीज मेरे एकदम सिस्टमैटिक हो गई, एंड शी हैज हेल्प्ड मी टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू नो, इन मेनी वेज। एंड जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो शी हैज हेल्प्ड मी कि यू नो स्पिरिचुअल जो रहते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। एंड अब मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ। एंड पहले स्टार्टिंग में आकांक्षा ने बोला था, उस टाइम ज़्यादा समझ में नहीं आया था, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हर वो कनेक्शन स्ट्रांग होता गया मेरा हनुमान जी के साथ। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें अगर आपके पास राइट पार्टनर है वो आपको हेल्प करता है एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में। मतलब आप पहले स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं थे, थोड़े से? नहीं था मैं स्पिरिचुअल, बट ऐसा था कि ठीक वाला। ठीक। अब मैं बहुत अच्छा मतलब बहुत डेडिकेटेडली स्पिरिचुअल हो गया। मतलब यू बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? 100%। 100%। और अगर अभी कुछ काम बिगड़ा, इट हैज सम रीजन। 100%। और पहले ऐसा बिलीव था कि बाद में हुआ? नहीं, ये स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से। हाँ,
and it got stronger I guess. yes because बहुत सारे आप सभी की लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं कि उस टाइम समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है, उस टाइम दिमाग भी काम नहीं करता, उस टाइम लगता है कि यार ये तो बहुत ही बेकार हुआ, बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे अच्छा हुआ होता है अच्छे के लिए हुआ। तो आपके अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम आल्सो तो थोड़ी होप रखो, भगवान जी का के हाथ पकड़े रहो, पैर पकड़े रहो, तो जो होगा अच्छा ही होगा। वैसे आपका कभी ऐसा डाउनफॉल आया एज अ पर्सन या फिर प्रोफेशनली? इन लाइफ, इन जनरल इन लाइफ? यार आता है और आया है। देयर वाज अ टाइम जब मतलब मैं बहुत गंदी संगति के साथ रहने लग गया था, तो यू नो उस टाइम फिर क्रिएटिविटी भी बहुत मिनिमम हो गई थी, एज अ पर्सन भी मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया था एंड डायरेक्शनलेस हो गया था। फिर आई रियलाइज कि नहीं भाई, थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग वे। फिर मैंने धीरे धीरे कोप अप किया, उस जो बेकार वाला ग्रुप था उससे कनेक्शन टाइप धीरे धीरे करके उसको हटा दिया। फिर आई रिगेन्ड माई सेल्फ एंड अगेन आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन नाउ। और बिकॉज जब डाउनफॉल आता है ना, यूजुअली व्हाट हैपेंस कि पीपल लूज होप, और वो हर तरह से, वो कितने भी ज्यादा बिलीवर हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुतों के साथ इन जनरल होता है कि दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि भगवान क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, दे बी लाइक कि मतलब क्यों मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ ना, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? यस। तो डू यू बिलीव कि उस टाइम पे होप, मतलब जो तुम्हारा बिलीव है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए रेदर देन वो तोड़ देना कि नहीं यार मेरी तो सुन नहीं रहा ऊपर वाला? यार आई थिंक मतलब बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है क्योंकि सबका अलग अलग है। मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मतलब अगर मेरे साथ भी जैसे जो भी टफ टाइम आता है तो मुझे पहले बहुत ज्यादा फील होता था, फिर भगवान पे मैंने बस होप रखी, प्रे करता रहा, अपना बस जो मेरे लिए सही चीज है वो मैं करता रहा। फिर मेरे को यू नो अगेन मैं स्ट्रॉन्गर पर्सन बन गया एंड मैं उस गड्ढे से निकल गया। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ मतलब भगवान है और वो कुछ अच्छे के लिए करता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब मुझे आदत हो गई है, अब डाउनफॉल आएगा तो हो सकता है मैं घबराऊं, बट उतना नहीं घबराऊंगा जितना मैं पहले घबराता था। तो ऐसे करके आई थिंक ये लर्निंग्स हैं छोटी छोटी, अडैप्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, नाइस। ऑलराइट, जैसे अगर मेरे को आई एम ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, आई एम फोकस्ड ऑन माय करियर एंड पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि मेरा फोकस टूटेगा, है ना, तो मेरे को वही फोकस बनाए रखना है, भले मेरा डाउनफॉल आए कैसा भी है, तो कैसा पॉसिबिलिटी है कि हाँ यार मैं अगर उस पाथ पे जा रहा हूँ तो आई विल गेट सक्सीड वन ऑफ द अदर डे? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है। हाँ. मैं तो ये करता हूँ उस टाइम जो समझ में आता है। कई बार ऐसा रहता है कि आप कोई चीज़ में लगे हुए हो, फिर आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर, फिर वो आपके पास चल के आएगी खुद से। तो काफ़ी टाइम अगर मुझे कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ अपने आप को बर्न आउट कर रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा अल्टीमेटली, मतलब मैंने कोई डेडलाइन सेट कर दी तब भी नहीं हो रहा, डेडलाइन की भी डेडलाइन सेट कर दी तब भी नहीं हो रहा फिर भाई आप थोड़ा सा रुक जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप टाइम दो, अपने ऊपर टाइम दो, अपने दोस्तों से मिलो, थोड़ी मूवीज वगैरह देखो, अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमो, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर आप कई बार क्या होता है ना इस सिचुएशन में, मतलब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, एंड इस टाइम अगेन पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको डायरेक्शन देने में। सही है। फिर आप थोड़ा सा आपको समझ में आता है अच्छा मैं ये गलत कर रहा था, मे बी ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ, या फिर ये टेक्निक काम नहीं करी, चलो लेट्स वर्क ऑन द अदर टेक्निक्स, फिर आप रिस्टार्ट करो। तो मे बी फिर आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है। हाँ सही है। और जैसे अ पर्सन इज ऑन द ट्रैक, है ना, वो कर रहा है उसका, उसने बैक ही और शी जस्ट स्टेप बैक, है ना, अब आप कह रहे हो कि वो सामने से चीज़ आपके पास आएगी, बट अगेन अभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, समझो वो पीछे गया, थिंग केम टू हिम या हर, और वो वापस काम चालू हो गया, एंड दैट पर्सन स्टार्टेड प्रोसेसिंग इन अ डिफरेंट वे, और वो ज़्यादा बेटर हो गया। अभी अगर वो सक्सेसफुल है ना, और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल बी लाइक, जिनके पास लाइक मल्टी मिलियनर, दे बी लाइक कि पैसा डजंट मैटर्स उतना जितना हमको लगता है, बिकॉज हमारे पास है तो हमें पता है व्हाट मैटर्स इज ह्यूमन रिलेशनशिप्स more than that. So what's your opinion on it? I think दोनों जरूरी हैं। हाँ. मतलब जो मिलियनर्स होते हैं वही बोलते हैं क्योंकि उनके पास है, बट मुझे तो बिलीव है कि पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी बहुत उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो बैलेंस बना के
आप रखो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास दुनिया भर के रिलेशनशिप्स हैं लेकिन अगर आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है या फिर जो आपके बिल्स है वो पे करने की क्षमता नहीं है तो वो इम्बैलेंस्ड है, वो फिर प्रॉब्लम तो है। सही है। एंड जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको आपको मतलब 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर मनी प्रॉब्लम। तो पैसे तो कमाने इम्पोर्टेंट ही है भाई। सही है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमा के आपने वो कर दिया फिर रिलेशन कमा के वो कर, मतलब इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। एग्जैक्टली। तो जैसा ना अभी फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज हसलिंग, इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम कि वो पर्सन हसल कर रहा है और रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं बहुत सारे, वो टाइम कम दे पाता है। राइट। और वो बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज होता है यार मैंने ये चीज पीछे छोड़ दी। और अगर वो रिलेशनशिप पे जा रहा तो दैट पर्सन इज उसी में बस लगे हुए भाई, वो फिर ये सब छूट रहा है। तो उस स्टेज पे, और ये उनके साथ होगा जो इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं जिनकी एज छोटी है, बिकॉज उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस है ना, माइंड वैसा उतना मैच्योर वर्क नहीं करता जितना आपकी एज में आके करेगा। Right. तो उस टाइम कैसे काम करना चाहिए, हाउ कैन दैट पर्सन बैलेंस? देखो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो किसी ना मतलब छूटेगा ही, मतलब वो आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आई थिंक उसमें वही है कि उस टाइम जो समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है वही करो। एंड अगेन अगर आप थोड़ी बुक्स रीड करोगे या फिर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर दे, या फिर आपके पेरेंट्स अगर आपको गाइड कर पाए और आप उनकी सुन पाओ, मे बी वैसा पाथ फॉलो करोगे तो कंपैरेटिवली कम डैमेज होगा। एंड अर्ली एज तो देखो रहती है थोड़ी एक्सपेरिमेंटल की, एक्सपेरिमेंट्स करने की, तो करो हसल, अभी ज्यादा उसमें कैलकुलेट मत करो, बट कोशिश करो कि आप सही बात पे रहो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, या कैसा लगा कॉन्वर्सेशन आपको? बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू know providing a platform to so many artists like me and भोपाल भोपाल के बाहर भी इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं एंड उनकी इतनी सारी लर्निंग्स है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो आपकी शो, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी नए आर्टिस्ट हैं या फिर जो यंग एज में लोग हैं वो लोग सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, दे कैन टेक समथिंग फ्रॉम इट एंड अप्लाई इन देयर लाइफ। एग्जैक्टली, दैट्स ओनली मोटिव कि मतलब हाँ मेरे को ना नए लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है एंड आई जस्ट लव टू मेक नेटवर्क। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार ये इंसान यहाँ पहुँच गया, बात तो करके देखें क्या है। तो देन आई वाज लाइक कि हाँ मैं अकेला के बात करूँ, सबसे करवाता हूँ। नाइस। So that was the thing. Thank you so much Thank for you. accepting the invite and just sharing a valuable experience. और ये जो भी 1-1.5 घंटे का जितना भी, I guess this was the most valuable conversation of the day. है ना? बाकी I have something for you. Yeah man. Okay. This is a gift. यहाँ से आपको ऐसा पढ़ना है, It was a pleasure और ऐसा गोल। Okay. First of all, thank you. फुर्सत में आराम से पढ़ना है। Okay. Nice. ये आइडिया किसका था ऐसा गोल लिखने का? है ना, ये मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा था पॉडकास्ट तभी मैंने आइडिया बन गया था, क्योंकि मैंने तो लोगो देखा था, वो लोगो में ऐसा बना हुआ था, मैंने कहा व्हाई शुडंट वी डू दिस। Wow. Thank you, Aaron. Thank you so much. Thank you so much.